Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics. Today in this part 5, we are going to cover the remaining NCERT questions of 6th chapter Open Economy Macroeconomics. So let's get started. Let's start with the 10th question. What is the marginal propensity to import when M is equals to 60 plus 0.06y? क्वेश्चंस में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, आपको बोला है m इज इक्वल्स टू 60 प्लस 0.06y और हमको पूछा है कि इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है. हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा है, सेव पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट पढ़ा है, इंपोर्ट पढ़ा है. सब चीजों में मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होती है? स्लोप होती है. तो स्लोप ऑफ इंपोर्ट होगी एमपीआई. क्लियर? अब आप मुझे फॉर्मूला देख के बताओ ये क्या डिनोट करता है. इनकम के साथ स्लोप डिनोट करता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एमपीआई क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज इक्वल्स टू 0.06. मतलब आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है. अगर आपको फॉर्मूला आता है सो यू विल जस्ट सी इट एंड यू विल नो कि ओके ये आपको एमपीआई दिया है. ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, what is the relationship between marginal propensity to import and aggregate demand function? Okay, now tell me one thing. Your aggregate demand is equals to your income and this is your marginal propensity to import. That is the change in imports due to your income. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अगर आपके इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर आप अपने इंपोर्ट कम कर रहे हो और एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सिंपल. तो अगर इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है और इंपोर्ट कम हो रहे हैं तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है. तो क्या पता चला इससे इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में. किसके बीच में? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड marginal propensity to import. I hope it is very clear. Let's move to the next question. Question number 11. Why is the open economy of autonomous expenditure multiplier smaller than the closed economy one? जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है उसका इफेक्ट ओपन इकोनॉमी में कम क्यों होता है एज कंपेयर टू क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं होती है. ओके, सो जितना भी इनकम है, जो भी डोमेस्टिक इनकम है, वो कहाँ जा रही है? कंट्री के अंदर ही पूरी एक्सपेंडिचर में और खर्च हो रही है. राइट? तो वहां तो मल्टीप्लाई इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ. बट ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? ओपन इकोनॉमी में जो पार्ट इंपोर्ट में जा रहा है वो अपनी इनकम क्या हो रही है? लीक हो रही है. उस इनकम लीकेज की वजह से, जो इंपोर्ट की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है? ओपन इकोनॉमी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो क्या होगा? कम होगा. समझो. ठीक है. द ओपन इकोनॉमी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर स्मॉलर देन द क्लोज्ड इकोनॉमी वन ड्यू टू द लीकेज ऑफ इनकम. आपकी इनकम जो लीक हो रही है थ्रू इंपोर्ट्स. किसके वजह से? इंपोर्ट्स के वजह से, विच रिड्यूसेस डोमेस्टिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर डोमेस्टिकली यूज नहीं हो पाता है. समझा? क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है, आप कहीं भी पैसा नहीं लगा रहे हो, अपनी इकोनॉमी में ही एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, इसीलिए उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा है. बट जैसे ही आप एक ओपन इकोनॉमी में गए और आपने इंपोर्ट किया, उस इंपोर्ट की वजह से क्या हुआ? आपकी इनकम जो थी वो उसका कुछ पार्ट उस इंपोर्ट में चला गया, जिसको हम बोलते हैं लीकेज ऑफ इनकम. उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से आपको मल्टीप्लाई इफेक्ट रिड्यूस हो गया. In a closed economy, the multiplier effect is larger because entire increase in income, जो भी changes आ रहे हैं income पे, is spent within the domestic economy. वो economy के अंदर ही जा रहे हैं. Whereas in an open economy, a part of the increased income is spent on imports. जो भी increase हो रहा है उसका कुछ part तो imports में जाएगा. ठीक है. विच लीक्स आउट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी. उससे क्या होता है? जो कि इकोनॉमी से लीक आउट हो जाता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है. वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. ओके, इट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. हम साथ में लिखते जाएंगे एंड वी विल सॉल्व इट. तो यहाँ पे हमको 3 पार्ट्स दिए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के. सबसे पहले हमको क्या दिया है? कंजम्पशन फंक्शन, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स.
ये दिया है और हमसे फिर पूछा है इक्विलिब्रियम इनकम। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी सारी गिवन चांस वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, ये सारी चीजें दी हैं। 40 प्लस 0.8, 40 प्लस 0.8 YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स हमें 50 दिए हैं, इन्वेस्टमेंट 60 दिया है, टैक्स 50 दिया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40, एक्सपोर्ट 90, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40, एक्सपोर्ट्स 90 और इम्पोर्ट्स 50 माइनस या प्लस 50 प्लस 0.05 Y, ये दिया है हमें। इतना गिवन है हमें। अब यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट चीज जो देख के ही करनी है, यहाँ हमें क्या बोला है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, योर इनकम माइनस योर टैक्स। यहाँ पे हमें इनकम क्या है, इनकम ही है, और टैक्स हमें कितना दिया है, 50। तो ये क्या हो गई हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। वेरी क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बोला है करने को, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है इक्विलिब्रियम इनकम निकालने को। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होता है हमें जब इनकम निकालना होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगेगा। दैट मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। किसी को भी इस पॉइंट पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये इनकम निकालने का एक मेथड है जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कंजम्पशन की वैल्यू हमें क्या दी है, 40 प्लस 0.8 YD। अब यहाँ पे 40 प्लस 0.8 YD की जगह क्या लिखेंगे, y माइनस 50, मतलब इनकम माइनस टैक्सेस तो आ गई अपनी डिस्पोजेबल इनकम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें 40 दिया है, इन्वेस्टमेंट हमें 60 दिया है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट जो हमें 90 दिए हैं माइनस इम्पोर्ट जो हमें कितने दिए हैं, 50 प्लस 0.05 दिया है। y दिया होगा ना आगे, 0.05 y दिया है, ये आ गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 y प्लस माइनस, माइनस का साइन, 8 5 40, एक जीरो लगा और तो पॉइंट लग गया तो सिर्फ 40 बचा, प्लस 40 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 50 40, तो 40 और प्लस माइनस माइनस 0.05 y। एनी डाउट्स? ओके, सॉल्व इट। y इज इक्वल्स टू प्लस 40 और माइनस 40 को हम कट कर देंगे, 0.8 y और 0.05 y, तो क्या आ जाएगा, 80 से 0.75 जाएगा तो आ जाएगा 0.75 y आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.75 y। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 40 60 40, 140 हो गया, तो प्लस आ गया 140। अब y वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे, तो y माइनस 0.75 y इज इक्वल्स टू 140। ये कितना बचा, 0.25 y इज इक्वल्स टू 140। सॉल्व कर लो, y इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 0.25, पॉइंट हटेगा, ऊपर दो जीरो लगा लो, सबसे इजी मेथड है ये सॉल्व करने का। 14,000 अपॉन 25 आ गया, 5 से कट हुआ, 5 बचा, ये गया 5 to the 10, 5800, 5 से कट हुआ तो क्या आ गया, 5 5 25, 26 27 28, 560 आ गई आपकी नेशनल इनकम, आपकी इक्विलिब्रियम इनकम। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूला, एनी डाउट्स? ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट 560, ये आ गई मेरी इनकम। वेरी क्लियर, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा 560। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट,
फाइंड द नेट एक्सपोर्ट बैलेंस एट इक्विलिब्रियम इनकम। अब हमें इसमें नेट एक्सपोर्ट बैलेंस निकालना है। अब आप मुझे बताओ नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट हमें कितने दिए हैं? 90 दिए हैं, माइनस इम्पोर्ट कितने दिए हैं हमें? 50 प्लस 0.05 वाई। अब इनकम हमारी क्या आ गई? 560। उसको बस यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 90 माइनस 50 प्लस, मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 0 3 क्या 25 26 27 28, 1 0 ये आ गया, 2 के बाद पॉइंट, तो कितना बचा? 28 बचा। तो क्या आ गया ये? 90 माइनस 50 60 70 78, क्या आ गया? 10 में से 8 गए 2, 8 में से गए 12, तो तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट क्या आ गया? x माइनस एम क्या आ गया? 12 आ गया। क्लियर? सिंपल इनकम निकली उसी का सेकंड पार्ट से हमने सिर्फ वैल्यू इनकम की पुट कर दी। ओके, सो योर आंसर इज 12। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, what happens to the equilibrium income and net export balance when government purchases increase from 40 to 50? अब यहाँ पे देखो, पूरा सॉल्व करने से ज्यादा स्मार्टली करो। हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट निकाला, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट कितना लिया था? चेक करो, ये रहा 40 लिया था। अब बस इसी 40 की जगह क्या हो गया है? 50 हो गया है, मतलब प्लस 10 और हो गया है ना? यहाँ पे भी मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 10 हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? लास्ट में आपका आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 0.25, क्योंकि पहले क्या था? 140 था और 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है। अगेन वही कर लो, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा लो अपॉन 25, 5 से गया, 5 5 द 25, 5 3 द 15, 0 0 0, फिर से 5 से गया, क्या आ गया? 600 आ गई आपकी इक्विलिब्रियम इनकम। ये आया चेंज। अब सिमिलरली अगर 600 आई है तो अब एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस हो जाएगा? फिर से कर लो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 50 प्लस 0.05, वाई की जगह अब क्या रख देंगे हम? 600 रख देंगे। सॉल्व कर लो, 90 माइनस 50 प्लस 5 6 30, 2 0 ऑलरेडी हैं, 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या बचा? 30 बचा। तो ये क्या आ गया? 90 माइनस 50 60 70 80। तो नेट एक्सपोर्ट पहले 12 था, अब क्या हो गया? 10 हो गया। ये हो गया सी पार्ट। क्लियर? वेरी इजी। अगर आपको एक फॉर्मूला आता है, ये वाला फॉर्मूला, तो सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद उसी की वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दी। वेरी क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द अबव एग्जाम्पल, उसी सेम क्वेश्चन में, इफ एक्सपोर्ट चेंजेस टू x इज इक्वल्स टू 100, पहले x हमें 90 दिया था, अब हमें x 100 दे दिया है। ठीक है, फाइंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम एंड एक्सपोर्ट बैलेंस। फिर से दोनों चीजों में चेंज निकालना है। हम वापस उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यही एग्जाम्पल है, सब कुछ सेम है। अब मैं कलर आपको ये यूज करती हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला है? एक्सपोर्ट्स 90 की जगह 100 हो गए हैं, इसकी जगह ये 100 हो गया है, प्लस 10 हुआ है बेसिकली, और कुछ हुआ है क्या? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? 40 बच रहा था, अब इसकी जगह क्या बचेगा? 50 बचेगा। अगेन फिर आप जब ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 एक्स्ट्रा बचेगा, 140 की जगह 150 बचेगा। सेम तरीके से सॉल्व करोगे और आपकी इनकम वापस क्या आ जाएगी? 600। क्यों? क्योंकि चेंज क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो क्योंकि सेम आया है तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम क्या आ गई? 600 आ गई। अब 600 पे ही हमने ट्रेड बैलेंस भी ऑलरेडी निकाल लिया था, एक्सपोर्ट का नेट एक्सपोर्ट निकाल लिए थे। कितने आए थे? 10 आए थे। तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर आप चाहें तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करके भी क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये होता है। सी हमको क्या दिया है? 40 प्लस 0.8y माइनस 50, है ना? तो यहाँ हम लिखेंगे 40 प्लस 0.8 y माइनस 50। क्लियर? इन्वेस्टमेंट 60 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40 है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स बस हमारे 90 की जगह क्या हो गए? 100 हो गए।
माइनस इम्पोर्ट्स हमारे सेम है क्या, 50 प्लस 0.05 y। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 40 प्लस सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.80 y और ये आ जाएगा क्या, माइनस 8 5 40। कोई डाउट? यहाँ पे सेम रहेगा, प्लस 60 प्लस 40 प्लस यहाँ पे 100 ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस 50 और माइनस 0.05 y। ठीक है, सॉल्व कर लो। 40 और 40 को कट कर दो, 0.80 y को, और यहाँ का जो y टर्म है कहाँ है, उनको साथ ले आएंगे, तो पहले पूरा लिख लो, प्लस 60 प्लस 40 प्लस 100 माइनस 50 इज 50 और प्लस माइनस की जगह यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा 0.05 y। अब ये दोनों y टर्म है, अगेन कैंसिल होंगे तो आएगा 0.75 y। अब यहाँ पे 60 40 100 और यहाँ क्या बचा एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा, तो 150 बचा। ये इस साइड चला जाएगा तो आ जाएगा y माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 150, तो आ गया 0.25 y इज इक्वल्स टू 150। y की वैल्यू निकाल लो, 150 00/25 दैट इज इक्वल्स टू 600 आ गई आपकी वैल्यू। सेम वैल्यू आई थी लास्ट टाइम जिससे हमने ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स निकाल लिया था, जो कि कितना आएगा, 10 आएगा। Very clear, very easy. Let's move to the next question. Question number 14th. Okay. Suppose the exchange rate between rupee and dollar was 30 rupees for $1. लिखते जाते हैं again. हमें बोला है $1 1 USD is equals to 30 INR. That is rupees. कोई doubt? अब हमको क्या बोला, ये था 2010 में. Suppose the prices have doubled in India over 20 years while they have remained the same in US. US में कोई चेंज नहीं आया प्राइस में, तो प्राइस ऑफ इंडिया क्या हो गया, 2 हो गया, और प्राइस ऑफ US 1 ही रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये 1 ही था, ये इसी का क्या हुआ है, इंडिया में डबल हो गया है, तो इंडिया में प्राइस क्या हो गया, 2 हो गया। हमने अज्यूम किया कि यूएस का प्राइस में चेंज नहीं आया, 1 ही है, और उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस क्या हो गया, 2 हो गया। What according to the purchasing power parity theory will be the exchange rate in 2013 between rupees and INR? अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, जब भी हमें न्यू एक्सचेंज रेट निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, ओल्ड एक्सचेंज रेट प्लस प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। कोई डाउट? ये तो सबको पता है। न्यू एक्सचेंज रेट निकालना है, ओल्ड एक्सचेंज रेट क्या है, 30। डोमेस्टिक करेंसी, इंडिया की करेंसी में कितना चेंज आया है, वो डबल हो गई है, तो मतलब 2, और यूएस की क्या है, सेम है, तो क्या आ गया नया एक्सचेंज रेट, 60। तो इन 2030 एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल्स टू 60 INR। ये आ गया आपका आंसर। वेरी इजी, वेरी क्लियर, बहुत छोटा क्वेश्चन है, you will do it. Let's move to the next question. Question number 15. If inflation is higher in country A than country B, country A में inflation ज़्यादा है, मतलब money supply ज़्यादा है, चीज़ें महंगी है वहाँ पे, ठीक है, and then the exchange rate between the two countries is fixed. exchange rate कौन सा है, fixed है, कोई change नहीं है. What is likely to happen to the trade balance between the two countries? दोनों की trade balance में क्या होगा? देखो हमें 2 कंट्रीज दी हैं, एक हमें दी है कंट्री ए और एक हमें दी है कंट्री बी। कंट्री ए में इन्फ्लेशन है, मतलब प्राइस गुड्स का क्या है, ज्यादा है। अगर प्राइस गुड्स का ज्यादा है तो चीजें महंगी होंगी बी से कि सस्ती होंगी, महंगी होंगी। यहाँ पे चीजें महंगी हैं तो इसके एक्सपोर्ट्स कम होंगे कि ज्यादा होंगे, इसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी महंगी चीजें क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो इसके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ प्राइस ज्यादा है, इसको ए को बी कंट्री सस्ती पड़ेगी, तो ये अपने इंपोर्ट्स बढ़ा लेगा, वो बोलेगा कि डोमेस्टिकली बहुत महंगी मिल रही हैं चीजें, बाहर से मुझे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो अपने इंपोर्ट्स बढ़ा लेगा। बी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ प्राइस ज्यादा है तो इसको अपने एक्सपोर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सस्ती कंट्री है, ए बी से लेगा तो इसके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे।
क्योंकि ये महंगी कंट्री है तो उसको इम्पोर्ट कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो महंगी चीज़ें तो अपनी कंट्री में नहीं मंगवाएगा, तो क्या करेगा? इम्पोर्ट्स अपने कम कर देगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? क्योंकि यह इन्फ्लेशन था तो ये जो कंट्री है ये किस पे चली गई? एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या आ गया? अगर आपके एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रेड डेफिसिट पे चली गई। क्यों? क्योंकि हर चीज़ महंगी है, कैसे ट्रेड करेंगे लोग? और यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रेड सरप्लस पे चली गई बी कंट्री। क्यों? क्योंकि अब इनकी चीज़ें सस्ती हैं तो इनके एक्सपोर्ट बढ़ गए। ये हो गया दोनों के बीच का ट्रेड बैलेंस। कोई डाउट? सिर्फ वर्ड्स के साथ अंडरस्टैंड करो एंड इट इज वेरी इजी। ठीक है? इन दिस सिचुएशन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री बी टू कंट्री ए विल राइज। कंट्री बी जो एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री ए को, वो बढ़ जाएगा एंड इट विल लीड टू सरप्लस ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री बी। कंट्री बी में क्या आ जाएगा? ट्रेड सरप्लस आ जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हाउएवर ड्यू टू हायर प्राइसेस ऑन कंट्री ए में प्राइस ज्यादा है, इट्स इम्पोर्ट विल इंक्रीज फ्रॉम कंट्री बी। ये दूसरी कंट्री से चीप गुड मंगवाएगा, फ्रॉम विच इट विल लीड टू डेफिसिट इन ट्रेड बैलेंस। बैलेंस क्या हो जाएगा? ट्रेड डेफिसिट ट्रेड हो जाएगा। कहाँ पे? कंट्री ए में। इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। शुड अ करेंट अकाउंट डेफिसिट बी अ कॉज फॉर अलार्म? एक्सप्लेन। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो उसमें हमें बहुत ट्रेजिडी वाली चीज है वो कि नहीं, उस चीज के लिए हमें कॉशियस रहना चाहिए कि नहीं? नो। क्यों? क्योंकि हमेशा कैपिटल अकाउंट हेल्प करता है बैलेंस करने में। हम किस अकाउंट से बैलेंस करते हैं बीओपी? हमेशा कैपिटल अकाउंट से करते हैं, कभी करंट अकाउंट से हम बीओपी को बैलेंस नहीं करते हैं। जितने भी अकोमोडेटिंग आइटम्स हम यूज करते हैं वो सारे आइटम जो रिजर्व से आते हैं वो किस में चेंजेस लाते हैं? कैपिटल अकाउंट में चेंजेस लाते हैं। देयर इज नो चेंज इन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का डेफिसिट हम किससे कंपनसेट करते हैं? हमेशा कैपिटल अकाउंट से कंपनसेट करते हैं। सिंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट इज मेट बाय द सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस से जब करंट अकाउंट का डेफिसिट मेजर किया जाता है और उसको कंपनसेट करते हैं, इट इज नॉट टेकन एज अ रिस्क फॉर अलार्म। किसी भी कॉशियसनेस की जरूरत नहीं होती है उस चीज में। डेफिसिट बीओपी इज बैलेंस्ड बाय अकोमोडेटिंग आइटम्स। कोई भी बीओपी अगर डेफिसिट में है तो वो हमेशा अकोमोडेटिंग आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम से क्या करते हैं हम लोग? उसको बैलेंस करते हैं। बट ऑल दीज आइटम्स आर ऑफ कैपिटल अकाउंट। किस चीज में होता है वो सारा चेंजेस? हमेशा कैपिटल अकाउंट में होता है, नॉट इन आवर करेंट अकाउंट। Very clear. Let's move to the next question. Question number 17. This is also a numerical question. हम साथ साथ लिखते जाएंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। सपोज सबसे पहले हमें दिया है कंजम्पशन फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 YD। अगेन यहाँ पे YD लिखा है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, तो क्या करेंगे? इनकम माइनस टैक्सेस। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 500, government expenditure is equals to 750 and taxes are 20% of income। 20% of income है मतलब टैक्स क्या है? 0.20y हुए ना? कैसे? 20/%, दिस 0.2 आ गया, तो 0.2y अपने टैक्सेस हैं। ठीक है? एंड x इज 150, एक्सपोर्ट हमें 150 दिए हैं और इम्पोर्ट्स हमें दिए हैं 100 प्लस 0.2y, 100 प्लस 0.2y, ये दी हुई है। अब सबसे पहले तो हम जो हमेशा करते हैं वो क्या है? निकाल लेना अपनी इनकम। तो क्या आ जाएगी अपनी इनकम? इनकम माइनस 0.20y आ जाएगी अपनी डिस्पोजेबल इनकम। तो ये क्या आ गई? 0.80y आ गई। इतने में तो कोई डाउट नहीं है, सारी हमारे पास वो आ गई हैं अब वैल्यूज। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम इनकम। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, एक चीज फर्स्ट पार्ट। सेकंड द बजट डेफिसिट और सरप्लस। सेकंड हमें निकालना है बजट डेफिसिट में है कि सरप्लस में है। एंड थर्ड ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस। और थर्ड हमें निकालना है कि ट्रेड डेफिसिट में है कि सरप्लस में है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है। क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कोई डाउट? सारी वैल्यूज पुट कर दो। y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है? 100 प्लस 0.75, तो 100
प्लस 0.75 और वाई डी की जगह हम क्या लिखेंगे 0.80 वाई लिखेंगे। कोई डाउट? अब हमें लिखना है इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट 500 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 750 है, तो 500 प्लस 750। अब इसके आगे क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज 150 माइनस, ये आ जाएगा 150 माइनस 100 प्लस 0.2 वाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू 100 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 7 56, 57 58 59 60, तो 0 और 1 6 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 और 2 4 के बाद क्या है, पॉइंट है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक और 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ आ जाएगा y प्लस 500 प्लस 750 प्लस, इसको हम खोल लेंगे तो आ जाएगा 150 माइनस 100 माइनस 0.2 वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू 100 प्लस, ये तो देख लिया ना कैसे आया, 5 40, 0 4 कैरी, 56 57 60, ये आ गया 6, 4 के बाद पॉइंट है, एक और 0 लगा दिया तो ये आ गया 0.60 y प्लस 500 प्लस 750 प्लस 50 माइनस 0.2 y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y और y वाले एक साथ करेंगे सबसे पहले, और ये तीनों एक साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 50, और ये आ जाएगा प्लस 0.6 वाई माइनस 0.2 वाई। तो y इज इक्वल्स टू 600 और 800 कितना हो गया, 1400 हो गया, तो 1400 आ गया, और प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0.4 वाई आ जाएगा। y वाले टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे, तो y माइनस 0.4 वाई इज इक्वल्स टू 1400 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब 1 वाई से 4 वाई जाएगा तो क्या बचेगा, 0.6 वाई बचेगा, क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1400। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 1400 अपॉन 0.6, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके, 6 2 12 20, 6 3 18 20, 6 3 18 20, 23.3333 आ जाएगी अपनी इक्विलिब्रियम इनकम। वेरी क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें क्या निकालनी थी, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी थी। सिंपल फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को हम लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज करे हैं, उसी फॉर्मूले से डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया। अब हमें सेकंड पार्ट क्या निकालना था, हमें सेकंड पार्ट निकालना था बजट, कि वो बजट डेफिसिट है कि सरप्लस है। अब आप मुझे इस चीज के लिए बताओ, बजट डेफिसिट में कब होता है, बजट डेफिसिट में जब होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बड़ा होता है रेवेन्यू से, मतलब टैक्स से, और सरप्लस में कब होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, जो उसके पास रेवेन्यू आ रहा है या फिर टैक्स आ रहा है। क्लियर। अब हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 750 दिया है। टैक्स हमें क्या दिया है, 0.2 ऑफ वाई। टैक्स निकाल लेंगे अगर हम, 0.2 और y की वैल्यू डाल देंगे 2333.3, यही आई है ना। सॉल्व करो इसको, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया, 466। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 750, और हमारे पास जो टैक्स से वापस आ रहे हैं वो है 466.67। इसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और टैक्सेस कम हैं, तो क्या हो गया, ये किस चीज़ की सिचुएशन हो गई, ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन हो गई। तो कितना ट्रेड डेफिसिट हो गया हमारा, ट्रेड डेफिसिट हो गया हमारा 750.00 माइनस 466.66। सॉल्व कर लो, 10 में से 6 गए 4 बचा, 9 में से गए 3 बचा, 9 में से गए 3 बचा, 14 में से गए 8 बचा, और 6 में से गए 2 बचा। 283 करोड़ का क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। वेरी क्लियर। ये था हमारा बी पार्ट। अब मुझे बताओ, हमें लास्ट पार्ट में क्या बोला था निकालने को,
ट्रेड डेफिसिट। थर्ड पार्ट में हमको बोला है ट्रेड डेफिसिट निकालने को। कैसे निकालते हैं ट्रेड डेफिसिट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकालते हैं। हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट 150 दिया हुआ है, यहाँ से हम इंपोर्ट की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। हमारा क्या बचा था? 150 माइनस 100 प्लस 0.2y, तो 150 माइनस 100 प्लस 0.2y। अब इस y की जगह हम वैल्यू रखेंगे, तो 150 माइनस, इसको करो सॉल्व, 100 प्लस 0.2, y की जगह 233.3, ये आ गया। सॉल्व करो, 100 प्लस 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 1 2 के बाद पॉइंट, क्या आ गया? 146.66। तो आपका ट्रेड एक्चुअली सरप्लस में है, क्योंकि इसको हम 150 से माइनस करेंगे। 150.00 माइनस 146.66, 10 में से गया 4 बचा, सॉरी यहाँ लिखती हूँ, 10 में से गया 4 का बचा, 9 में से गया 3 बचा, 9 में से गया अगेन 3 बचा, और ये तो हमारा ट्रेड सरप्लस में है। किसमें है? सरप्लस में। वेरी क्लियर, तीनों पार्ट्स निकल गए। एक ही पार्ट से कि इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18th. Discuss some of the exchange rate arrangements that countries have entered into to bring about stability in their external accounts. कौन सा ऐसा है जिस एक्सचेंज रेट सिस्टम को बहुत सारी कंट्रीज अडेप्ट कर रही हैं एक स्टेबिलिटी लाने के लिए? उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। क्या होता है इस सिस्टम में? मैनेज फ्लोटिंग में, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में बहुत सारी कंट्रीज अभी ऐड हो रही हैं। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का काम होता है। सबसे पहले इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आता है, जिसमें क्या होगा? जिसमें सारे रेट्स कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं? रेट को डिटरमाइन कर लेते हैं। जब रेट डिटरमाइन हो जाती है, उसके बाद आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक आता है और इस रेट को मैनिपुलेट करता है। इस रेट को मैनिपुलेट कैसे करता है? एक्सचेंज रेट को खरीद के या एक्सचेंज फॉरेक्स को बेच के। फॉर एक्सचेंज खरीदेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। अगर बेचेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या होगा उससे? ऐसे एक्सचेंज रेट को वो करता है मैनिपुलेट। ये क्यों करते हैं? उसको टारगेट में रखने के लिए करते हैं। तो ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट दोनों काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग, जो कि आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। सबसे पहले एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस निकालते हैं। देन द सेंट्रल बैंक इंटरवीन इन द परचेज और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। उसके बाद सेंट्रल बैंक आके इंटरवीन करता है, खरीदता बेचता है फॉरेक्स को, टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट, जिससे वो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है। सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्लक्चुएशंस। क्यों करता है? कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्या हो जाए? कम हो जाए। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमेशा टारगेट वैल्यू में रखने के लिए वो क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है। इसी का दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। दिस इज द अदर नेम। वेरी क्लियर, ये बहुत सारी कंट्रीज अडेप्ट कर रही हैं। With this, we come to the end of the NCERT questions of 6th chapter. I hope you understood it. Thank you so much.